फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज का जो आपका वीडियो है BPCS 184 का है, यानी कि विद्यालय मनोविज्ञान का। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मेरा दूसरा जो चैनल है ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आर्टिस्ट में मैंने ऑलरेडी डीएलएड बीएड वाले बच्चों को पढ़ाया है, स्टूडेंट को पढ़ाया है। मैंने पूरा कोर्स उनका कंप्लीट कराया था, तो मेरे पास इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, जिन लोगों का है तो अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया, इसको पढ़ाने में मजा भी आता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं वीडियो आपके लिए अलग से नहीं बना रही हूँ, आपके कंटेंट को देख रही हूँ और उसी कंटेंट का अपने चैनल से मैं वीडियो अपलोड करके आपको दे रही हूँ। ठीक है, और एक चीज और कहना चाहूंगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से जा करके भी आप वीडियो उस वाले चैनल पे वॉच कर लीजिएगा। आप अपनी हेडिंग देखिए, थंबनेल देखिए, ठीक है, अपने टॉपिक को देखिए और वहां पे जाके क्या करिए, आप वीडियो अपने से भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वीडियो को डाउनलोड करके उस चैनल से उठा के, और क्योंकि अलग अलग वीडियो है, जैसे आनुवांशिकता पर्यावरण का अलग हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अलग हो गया, विकास के सिद्धांत का अलग हो गया, तो इनको एक कंबाइन करके आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिंक दे दूंगी चैनल का भी, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं इसका बच्चों का विकास का, ठीक है ना, विकास के सिद्धांत के नाम से जो है मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगी, तो वहां से भी जाके आप उसको वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। और करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किया है तो उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कंटेंट उसमें मिल जाएंगे, खासतौर पे डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट के लिए जो आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं और इस तरह का सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट लेने का मतलब ये होता है कि आप आगे चल के टीचर बनेंगे, टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। आनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में उपस्थित संभावित विशेषताओं का संपूर्ण योग है। सभी विशेषताएं जिन्हें बच्चों ने अभिभावकों से वंशानुगत प्राप्त किया है आनुवांशिकता कहलाती है। अभिप्राय जानने के बाद एक व्यक्ति को आनुवांशिकता की बनावट के बारे में जानना अनिवार्य है। और जैविक रूप से बच्चा कैसे जन्म लेता है, जीवन एकमात्र कोशिका से शुरू होता है। तो आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता वो कहलाती है, वो विशेषताएं, वो गुण होती है जो बच्चे अपने अभिभावक से, अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने चीज आपको बताई थी। आनुवांशिकता यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो हमें अपनी विरासत से जो भी गुण आया, अवगुण भी आप कह सकते हैं, विशेषताएं जो भी होती हैं बच्चों में पाई जाती हैं, चाहे रंग में हो, रूप में हो, कद में हो, काठी में हो, बीमारियां भी इससे मिलती हैं, तो ये सब आनुवांशिकता कहलाती हैं। ठीक है ना, आप वंशानुक्रम जो हमें मिलती है, जो हमारे वंश से, हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे एक बच्चे का जो फेस होता है उसके मम्मी पापा दादी दादा से मिलता है, तो ये क्या आनुवांशिकता हो गई। कलर भी मिलता है, ठीक है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, आकार है, डील डॉल है, जो एक फिजिकली बॉडी डेवलपमेंट जो होता है डेवलप, वो भी हमें अपने फैमिली से ही मिलता है। और कोई बीमारी अगर हमारे जनरेशन में होती, जनरेशन बाय जनरेशन जिसे हम कहते हैं, कोई बीमारी यदि फैमिली में होती है किसी को, तो वो भी मिल जाती है, तो यही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं संकल्पन समय। थोड़ा सा यहाँ पे आनुवांशिकता यानी कि एक तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, और इसमें नर और मादा यूज किया गया है, मेल फीमेल की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नर और मादा जनन कोशिकाओं के संयोग से अंडाणु निषेचित होता है। और मादा जनन में जो कोशिकाओं के संयोग से जब नर और मादा मिलते हैं, ठीक है ना, तो उनसे अंडाणु जो निषेचित होता है, और निषेचित जो अंडा होता है वो युग्मजन के रूप में जाना जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 46 जो है क्रोमोसोम्स आपके दिए हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी, तो ये आपके इसमें क्वेश्चंस भी है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस पूछ सकता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होते हैं। और इम्पॉर्टेंट इससे बड़ी बात ये है कि कितने नर और कितने मादा में होते हैं, तो 23 यानी 23 जो है वो मादा से और 23 जो होते हैं नर से। ठीक है ना, हाफ हाफ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रत्येक गुण सूत्र में लगभग 40 से 100 जीन होते हैं, जिसकी कि पहले भी हम बात कर चुके हैं। वंशानुक्रम, आनुवांशिकता जो एक जीन से दूसरे जीन में बोलते हैं ना कि जनरेशन बाय जनरेशन जो जाते हैं, जीन विशेष गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि आनुवांशिकता में अभिभावकों एवं पूर्वजों से उत्पन्न जो शारीरिक चारित्रिक कार्यों या क्षमताओं की संपूर्ण रचनाएं होती हैं। जस्ट जो भी मैंने कहा कि जो भी चीज बच्चे में डेवलप होती है, चाहे आप
पे गुण ले लीजिए, अवगुण ले लीजिए, ठीक है ना, आप कद काठी रंग ले लीजिए, चाहे बीमारी कुछ भी आप ले लीजिए, वो जनरेशन बाय जनरेशन यानी पूर्वजों से जो उनके अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे मिलती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अनुवांशिकता को समझाइए और एक उदाहरण के साथ में। तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि एक महान गणितज्ञ और पियानो वादक जो है उनकी पत्नी मेघना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा आर्यन 15 वर्ष का है, जो विज्ञान और गणित के अध्ययन में बहुत रुचि रखता है। वह वाद्य संगीत में भी रुचि रखता है, उसने पहले ही संगीत में राष्ट्रीय स्तर की कुछ चैंपियनशिप जीती है। और उनकी 12 वर्षीय पुत्री क्रिस्टिना है, वह संगीत और अंग्रेजी साहित्य में बहुत अधिक रुचि रखती है। दोनों बच्चे विद्यालय अध्ययन में श्रेष्ठ हैं, जो अपने सभी विद्यालय विषयों में लगभग 95% अंक प्राप्त करते हैं। अब देखिए एक स्टोरी यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। यहाँ पे बता दिया गया है कि पिता क्या करते हैं, महान गणितज्ञ हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, और पियानो वादक यानी संगीतज्ञ भी हैं, वो पियानो बजाते हैं। और पत्नी जो मेघना है वो क्या है, एक शास्त्रीय गायिका है। 3 चीजें, 3 गुण निकल के आ रहे हैं, किनके, पेरेंट्स के, माता पिता के 3 गुण यहाँ पे मिल गए। अब बच्चे में भी देखिए विज्ञान और गणित, गणित का जो है पिता का गुण आ गया, और साथ में संगीत में भी रुचि रखता है, ये भी पिता का गुण आ गया इसमें, ठीक है ना। और लड़की जो है वो संगीत और अंग्रेजी साहित्य में रुचि रखती है, तो संगीत किसका है, पिता का तो पियानो वादक है, लेकिन माँ भी तो गायिका है ना, तो वो माँ के भी गुण आ गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जो अनुवांशिकता होती है वो हमें विरासत से, हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए अनुवांशिकता को क्लोज करते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। और यहाँ पे अब देख लेते हैं आपका वातावरण का अभिप्राय से क्या मतलब है। वातावरण का मतलब आप पर्यावरण से ले सकते हैं, बिल्कुल पर्यावरण भी लिख सकते हैं, जो पर्यावरण ही हमारा वातावरण कहलाता है, एनवायरमेंट। और यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं कि पर्यावरण का अभिप्राय प्रेरण की संपूर्णता है, जो कि व्यक्ति के चारों ओर बिना कुछ भी प्राप्त किए हुए अवयव से टकराता है, जो पर्यावरण कहा जाता है। हमारे चारों ओर का ऐसा आवरण जो चारों ओर हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। और पर्यावरण बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का समुच्चय है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि, विकास और जीवित अवयवों की परिपक्वता को प्रभावित करता है। पर्यावरण में सभी चीजें पाई जाती हैं। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ आता है, नदी, झील, झरने, पहाड़, पौधे, महासागर, महाद्वीप, ये जो दुनिया है, ये देश है, सब कुछ, पहाड़, मिट्टी, घर, हमारा जो अगल बगल के आस पड़ोस, सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यही जो है हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यावरण में विविध प्रकार की शक्तियां होती हैं, भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं। एक अनुकूल वातावरण बच्चे की जन्मजात योग्यताओं के विकास को पोषित करता है। और मानसिक पर्यावरण का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण से आदि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्य सामग्री और सहभागी गतिविधियों को उचित रूप से संगठित किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे वातावरण को चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं, पर्यावरण को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया नहीं है। देखिए इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी बच्चे के जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होता है वहीं बच्चा वैसा ही पलता है, वैसा ही रहता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वहाँ 12 मंथ विंटर होता है, 12 महीने ठंड पड़ती है, तो ऐसी जगह के लोग रहने वाले जब यहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही है, और जब वहाँ के रहने वाले लोग इधर नॉर्थ में, यदि आपके ईस्ट में या वेस्ट में आते हैं, जहाँ पे कि सीजनल चलता है, 12 महीने तो ठंड नहीं होती है, लेकिन गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, यहाँ आके उनको यहाँ का क्लाइमेट जो है सूट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंड वाला है, बारिश वाला है, जो स्नोफॉल होते हैं वो वाला वेदर वहाँ का मिल रहा है, यहाँ का वेदर बिल्कुल अलग है। तो यही होता है वातावरण कि जो व्यक्ति जहाँ जिस वातावरण में बचपन से पल जाता है उसको वही इन्वायरमेंट, वही वातावरण सूट करता है। यदि आप अभी यहाँ पे हैं और नॉर्थ में आप रह रहे हैं और आप इस समय यहाँ पे गर्मी चल रही है, बारिश का सीजन है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही, गर्मी सी ये फील हो रही है। अब अचानक आप यदि पहुंच जाएं, कहाँ पहुंच जाए, ठंड में, आप ऊटी चले जाइए, हिल स्टेशन में चले जाइए, इस टाइम पे
अच्छा लगेगा, लेकिन आप वहाँ से बीमार होके भी आ सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं देगी। आपकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो अनुकूल हो चुका है। किस चीज़ के, किस हिसाब के? पर्यावरण के अंतर्गत अनुकूल हो चुका है। पर्यावरण से उसने समायोजन कर लिया है, और हम बचपन से जहाँ जिस जगह में रहे हैं, हमारा शरीर वहीं रहने की इजाज़त देता है। हम अदर जगह पे जाएंगे तो हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते हैं, अगर वहाँ का जो क्लाइमेट है चेंज है तो। एंड अदर भी फैक्ट्स हैं, जो हमारा खान पान होता है, जो हमारा रहन सहन होता है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम किसी अदर स्टेट में अगर चले जाते हैं तो वहाँ का खाना पीना भी, हमारी जीवन शैली जो होती है वो भी प्रभावित होती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। होता है एक पर्यावरण, एक वातावरण, ठीक है। तो वातावरण और जो आपका आनुवांशिकता है, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की। तो हमने अभिप्राय देख लिया कि पर्यावरण क्या कहलाता है और आनुवांशिकता क्या कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो ले लेते हैं, विकास के सिद्धांत को देख लेते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत है। ओके, राइट। वृद्धि एवं विकास में सबसे पहला अंतर ले लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पूरक हैं, लेकिन एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है, क्रमिक एवं प्रगतिशील होते हैं। दोनों में परिवर्तन आते हैं मानव जात में, क्योंकि जब वो उम्र और एज के हिसाब से आगे बढ़ता है, उम्र उसकी बढ़ती है, उसमें परिपक्वता आती है, अनुभव आते हैं, और उसके कारण से उसमें विकास होता है। वो परिवर्तनशील, प्रगति जो होती है उसकी परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है कि वृद्धि जो है संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, ठीक है, और विकास जो है वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबद्ध है। यानी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वृद्धि एक बच्चे में उसके ऊंचाई को, उसके आकार को दिखाता है। बच्चा जो है लंबा हो रहा है या नहीं हो रहा, वृद्धि का मतलब आप हाइट से समझ लीजिए, ग्रोथ। वृद्धि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि बच्चे का ग्रोथ जो है बहुत कम है, यानी बच्चे की जो हाइट है वो बहुत कम है, या फिर हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं। तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब आप यहाँ हाइट से ले लीजिए। तो जो बच्चे की एक ऊंचाई होती है, एक आकार होता है, वो वृद्धि से संबंधित होता है, और ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है ना, बदलता रहता है। वहीं पे विकास जो होता है वो परिवर्तन को दिखाता है। विकास बच्चे के व्यवहार को दिखाता है, विकास बच्चे की कार्यकुशलता को दिखाता है। कुछ बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट होता है, माइंड बहुत अच्छा होता है, तो हम कहते हैं इसका दिमाग बहुत अच्छा है, यानी इसका विकास हो रहा है। लेकिन जो कुछ बच्चे हैं, यानी डेवलपमेंट, कुछ बच्चे हैं जिनका माइंड अच्छा नहीं होता है, दिमाग अच्छा नहीं होता है, काम नहीं करता, तो हम कहते हैं यार इसके दिमाग का तो विकास ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि यानी ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, तो लंबाई और आकार का बढ़ना बच्चे का वृद्धि कहलाता है। और उसकी वजह से जो परिवर्तन बच्चे में आते हैं, चाहे उसकी कार्य क्षमता में हो, चाहे उसकी कार्य कुशलता में हो, यानी कार्य करने में जो परिवर्तन आते हैं वो विकास होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इनमें अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या दोनों में हो सकते हैं वृद्धि और विकास में। दोनों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं वृद्धि का, कि वृद्धि जो है आकार में बढ़ोतरी, यानी लंबाई का, भार का और ऊंचाई का। बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि हम यहाँ बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं। हर एक चीज को आपको माइंड में रखना होगा कि यहाँ से जो भी आप कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप ले रहे हैं, वो बच्चे के मद्देनजर ले रहे हैं, क्योंकि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं, बच्चे का ग्रोथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकार में बढ़ोतरी होती है, यानी कि बच्चे की लंबाई का बढ़ना या ना बढ़ना, उसकी ऊंचाई का बढ़ना या ना बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना या ना बढ़ना, यानी इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये वृद्धि कहलाता है। लेकिन वहीं पे विकास जो है, ये रूप और आकार में परिवर्तन का जो कार्य होता है, ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, यानी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं।
यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन लाता है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यदि आप और कुछ भी नहीं लिख पाते हैं तो आप इतना भी फर्स्ट में लिख दीजिए कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब अगला इसमें देख लेते हैं। इसका अगला जो अंतर है वो है कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। जैसा कि अभी हमने कहा आपको कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं यानी ग्रोथ जो होता है उसको दिखाता है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। वृद्धि आकार, ऊंचाई, हाइट को दिखाएगा, लेकिन विकास जो है उसको तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में एक माइंड डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, जो आईक्यू होता है उसको भी दिखाता है। विकास का यहाँ संबंध थोड़ा आप स्टेटस से भी ले सकते हैं, जो सोसाइटी में हमारा स्टेटस होता है उसको भी आप विकास से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से कार्य करते हैं हम वो हमारा दिमाग कैसे, जनरली लोग काम नहीं कर पाते तो कहते हैं उसको कि यार इसके तो दिमाग ही नहीं, ये काम ही नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये विकास है। उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ, उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उस कार्य को नहीं कर पा रहा है। या कोई यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, यानी उसका माइंड, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। वृद्धि विकास का एक अंश है। विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है, यानी वृद्धि सिर्फ एक सीमा तक होती है, वृद्धि की लिमिट होती है। एक लिमिट आने पे वृद्धि रुक जाती है। यानी बच्चे की, यदि गर्ल्स से बॉयज की दोनों की एज अलग अलग होती है तो दोनों की एक जो वृद्धि होती है ऊंचाई की बढ़ने की, वो एक सीमा तक होती है। जनरली 16-17 साल के बाद जो ऊंचाई लंबाई होती है वो बंद हो जाती है। तो वृद्धि जो है परिपक्वता के साथ रुक जाती है और विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता है। ठीक है, जैसा हमने कहा विकास का मतलब कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, माइंड का प्रयोग करना तो जीवन भर चलता रहता है। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। वृद्धि का आप माप कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वो दिखाई देगा, लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य, मापन योग्य नहीं होते। ये चीजों को आप माप नहीं सकते हैं विकास के अंतर्गत। वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं है कि वृद्धि विकास में हो, लेकिन विकास जो होता है व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल करता भी है, नहीं भी। अब ये आपके बुक की डिफिनेशन अंतर दिए हुए हैं, जो इसमें है हमने वो बताया। अब हम आपको सीधे अपने पीडीएफ पे ले चलते हैं जो हमने बनाया है। आप उस पीडीएफ को देखिए और फिर बताइए कि वो पीडीएफ ज़्यादा अच्छा जो हमने बनाया आपके समझ में आ रहा है, ये पीडीएफ एनआईएस वाला। चलिए आइए देखते हैं। अब आप ये पीडीएफ देख रहे हैं जो आपको हम ये पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। ओके, अब इसमें देखिए कितने इजी तरीके से हमने आपको मैं बता रही हूँ। वृद्धि यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने, उसके साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो हम कहते हैं ना कि इसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ी, इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ऐसे ही विकास को देख लीजिए, परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। मैंने कहा ना कि लिमिट एक उसकी होती है, उससे आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि 17-18 साल के बाद हाइट और ऊंचाई नहीं बढ़ती है। ये वृद्धि की एक लिमिट है, लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। यानी वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि विकास का एक भाग होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। जो मैंने कहा है कि एक सीमित तक होती है, बालक जैसे ही बड़ा होता है उसकी हाइट कंप्लीट होती है, वहीं पे वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा हो। यानी कि बालक की लंबाई, हाइट तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका विकास हो रहा हो। मतलब कि उसका जो डेवलपमेंट है, चाहे वो अपने माइंड आईक्यू से ले लीजिए, चाहे कार्य क्षमता, चाहे कार्य कुशलता से ले लीजिए, व्यवहार से ले लीजिए, जरूरी नहीं है। लेकिन बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। उसी तरह से जरूरी नहीं है कि जो कुछ बच्चे विकास करते हैं उनका माइंड बहुत तेज होता है,
बहुत अच्छे व्यवहार वाले होते हैं तो उनकी जो हाइट हो बहुत अच्छी हो, बहुत लंबी हो, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि के साथ में विकास और विकास के साथ में वृद्धि चलती है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। वृद्धि जो है उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जो एक स्टेज में आके यानी 17-18 ईयर में आके उसके बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, वहां पर रुक जाती है। तो ये है फ्रेंड्स आपका वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है। आई थिंक इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास जो है इसके क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए बालक के शारीरिक, मानसिक व अन्य विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर ढले हुए होते हैं और इन सिद्धांतों को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बाल विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो बालक के जो शारीरिक और मानसिक अन्य प्रकार के जो विकास होते हैं वो कुछ सिद्धांत के आधार पर होते हैं और इन सिद्धांतों के आधार पे ही उनको ढाला जाता है, उनका नाम रखा है। देख लेते हैं विकास के निम्नलिखित सिद्धांत कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला जो है निरंतरता का सिद्धांत है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है। और ये भी बता दूं कि आपके पीडीएफ में जो है 9 थ्योरी दी हुई है, 9 में से हमने 7 थ्योरी ली है। और वृद्धि एवं विकास की गति की एक दर्शी नहीं हो रहती। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है और एकीकरण का सिद्धांत। और इसके बाद जो हमारा लास्ट का है वो है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट ये 7 थ्योरी है जो हमने ली है। चलिए आइए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? अब हम आ जाते हैं आपकी पीडीएफ पे। अगर आप पीडीएफ पे देखेंगे कि विकास का सिद्धांत दिया है वो आपके समझ में नहीं आएगा। विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, सतत विकास, वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता का विकास, विकास का प्रसार समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और भविष्यवाणी वही है, मिलते जुलते हैं, बस शब्द का प्रयोग अलग अलग किया गया है। तो इसको आप लीव कर दीजिए और इस पीडीएफ पे आ जाइए। इस पे हम आपको बताते हैं। निरंतरता का पहला सिद्धांत ले लेते हैं। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? निरंतर का मतलब होता है सतत। ठीक है ना, जो चीज कंटिन्यू चलती है, लगातार चलती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिद्धांत के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो सतत लगातार चलती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है जब छोटा होता है, जन्म लेने के पहले वो माँ के गर्भ में रहता है, यानी बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के मरने तक, ठीक है ना, जन्म से लेकर मरने तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और यही आपका निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। निरंतरता शब्द को समझिए कंटिन्यूटी, ठीक है, लगातार, सतत, अनवरत, हमेशा। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के सभी पक्ष होते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक होते हैं, सभी आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के कारण होता है। तो हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। दूसरा ले लेते हैं वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि बालकों का जो विकास और वृद्धि होती है उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। यानी एक बालक में जो गुण होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो गुण दूसरे बालक में हों। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर एक बालक जो है वो बहुत मेधावी है, बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा बालक है वो भी ऐसा हो सकता है कि वो बालक पिछड़ा हो, मंद बुद्धि का हो। ये कहलाता है डिफरेंसेस आपका, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये कहलाता है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी बच्चों में अंतर पाया जाना, चाहे वो माइंड लेवल में आप, क्योंकि आप विकास की बात चल रही है और विकास का संबंध माइंड से होता है, तो यहाँ पे आप 100% कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं कि वृद्धि और विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और बच्चों में खासतौर पे देखने को मिलती है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे में डिफरेंसेस यानी अंतर पाया जाता है। तो ये है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, कोई बच्चा छोटा, कोई बच्चा नाटा, कोई बच्चा मोटा, कोई बच्चा लंबा,
तो ये क्या है, वैयक्तिक अंतर का ही सिद्धांत है। तो उनमें वैयक्तिक अंतर पाया जाता है। आगे देख लेते हैं विकास क्रम की एक रूपता। अब विकास क्रम की एक रूपता क्या कहलाती है? तो देखिए, विकास की जो गति होती है एक जैसी नहीं होती है, यानी कि बहुत इसमें अंतर पाए जाते हैं। और विकास के क्रम में कुछ एक रूपता के भी दर्शन होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक विशेष जात के जो सदस्य होते हैं एक जैसे दिखते हैं, यानी कि जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास होता है, उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि जैसे मनुष्य की बात ले लेते हैं, एक बालक की बात ले लेते हैं, तो मनुष्य का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? सिर की ओर से। जो बालकों की वृद्धि होती है वो किधर से होती है? सिर की ओर से होती है ना। बच्चा बड़ा होता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो सिर की ओर से विकास उसका प्रारंभ होता है। ये होता है विकास क्रम की एक रूपता, यानी विकास जो होता है वो क्रमानुसार होता है, क्रम से होता है, एक रूप में होता है। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं कि विकास की गति एक जैसी ना हो तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर विकास में कुछ एक रूपता के दर्शन होते। व्यक्तिक अंतर तो होते हैं लेकिन एक रूपता भी उनमें होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जो मनुष्य जाति होते हैं, सभी बालकों की जो वृद्धि होती है वो सिर की तरफ होती है। तो क्या हुआ, ये विकास का जो क्रम है एक रूप में ही हो रहा है। व्यक्तिक अंतर है लेकिन क्रम की बात चल रही तो एक रूप में हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका जो हमने अंतर देखा है उसमें हमने आपको बता ही दिया है कि वृद्धि और जो विकास है दोनों बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है और इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शैशवावस्था, यानी जो बच्चे जब छोटे होते हैं, जन्म लेते हैं, तो सूर्य के वर्षों में गति बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी वो लंबे होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं 5 वर्ष की आयु तक में। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आता है, 5 या 6 साल के बच्चों को आप देखिए तो लगता है कि ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बढ़ने की लंबाई होती है वो रुक जाती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आता है, यानी बच्चे जैसे 12-13 साल में पहुंचते हैं तो उनकी हाइट अचानक बढ़ने लगती है। कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं तो कहते हैं यार इनकी तो लंबाई बढ़ रही है इसलिए दुबले हो रहे हैं। तो ये जो होता है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं रहती है, यानी इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जो ये अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि वृद्धि और विकास की जो गति में होती है उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अवस्थाएं एक समान नहीं होती हैं। तो वृद्धि और विकास की जो गति है एक सी नहीं रहती है, इनकी दर की गति। ठीक है, अगला देख लेते हैं वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एक ही क्वेश्चंस दे के 5 नंबर में ही पूछ लेता है कि वृद्धि और विकास की जो क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, इससे किस तरह प्रभावित है, लिखिए। थ्योरी को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चंस भी बना सकता है कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। इस कथन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। 5 नंबर में आपको आएगा, फिर आपको 250 वर्ड में एक्सप्लेन करना होगा। तो यदि आप इनके मतलब समझ लेंगे तो आप बहुत आराम से इसको लिख लेंगे। तो 5 नंबर का देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास की जो क्रिया होती है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जीन्स बोलते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं, अपने मम्मी पापा की तरह होते हैं, वही वंशानुक्रम होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज है कि बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर, यानी कि वंशानुक्रम वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, यानी इन दोनों प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है। वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों के वृद्धि पे, विकास पे, और वहीं वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं ना कि हमारा इन्वायरमेंट जैसा होगा, बच्चा बचपन से वैसा ही पलेगा, वैसा ही बढ़ेगा, वैसा ही बनेगा। तो इन्वायरमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण एक बच्चे के लिए। ठीक है, और उसी तरह से वंशानुक्रम, यानी जैसे उसके पूर्वज, जैसे उसके मम्मी पापा, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है बच्चे का, जो जीन्स उनमें पाए जाते हैं वही बच्चे में भी पाए जाते हैं। तो ये जो 2 चीजें होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही इफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती है किसमें, वृद्धि और विकास में। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, देखिए एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है यानी एक एक करके। बालक जब छोटा होता है तो क्या करता है, पहले एक आँख को पहले स्माइल करना सीखता है, फिर आँख पलकों को झपकाना सीखता है, यानी एक एक करके एक्टिविटी करता है, फिर अपनी थोड़ी सी उंगली उठाना सीखता है, फिर थोड़ा सा बोलना सीखता है।
धीरे धीरे करके एक एक स्टेप में वो आगे बढ़ता रहता है ना। तो ये क्या होता है, उन सभी भागों को एकीकरण करता है, इकट्ठा करता है, एक एक करके चलता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए वो चलता है, ठीक है ना। तो जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि बालक सबसे पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को, फिर हाथ एवं उंगली को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होगा, उसने पहले अपने हाथ को चलाया, फिर उंगली को चलाया, फिर दोनों को एक साथ में चलाया। तो ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। एक एक करके आगे की ओर, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे की ओर बढ़ना एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट ले लेते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब होता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो पहले से तय होती है और आगे की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि इस दिशा में जो विकास की दिशा होती है इसमें वंशानुगत और वातावरण जो हम पहले से आपको बता के आ रहे हैं बहुत इफेक्ट डालते हैं, बहुत प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद टांगों को, इसके बाद वह अच्छी तरह से बिना सहारे खड़ा होना चलना सीखता है। यानी बच्चे को पता है कि नीचे वो बैठा हुआ है, उसे कोई दूर वस्तु दिख गई तो क्या करेगा, चलना नहीं जानता है तो वो जमीन के बल ही या तो लेटते हुए वहां तक पहुंच जाएगा, उस चीज को लेने की कोशिश करेगा। तो लेने की कोशिश कैसे करेगा, वो सबसे पहले हाथ को बढ़ाएगा, उसको लेने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा हाथ बढ़ाते हुए, फिर उसे वो चीज मिल जाती है तो उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। या बच्चा सबसे पहले खड़े होने की कोशिश करता है तो पैरों के बल खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर अपने आप को संभालता है। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत कहलाता है कि एक दिशा की ओर वो प्रवाहित हो रहा है, एक दिशा की ओर वो जा रहा है और बिना सहारे वो आखिर में खड़ा हो जाता है।